नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले माय अपॉलॉजीज़ फॉर लास्ट वीक। मैं लास्ट वीक शो नहीं कर सका, लेकिन मिसेस बेली और उनकी असिस्टेंट आपके पास मौजूद थी यहाँ पे, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने आपके सवालों के अच्छी तरह से जवाब दिए होंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज 20 अक्टूबर 2014 को। सबसे पहले तो एक नया केस आया है जिसका जिक्र करना लाजमी है, और वो केस है YM युगांडा। इट्स अ कोर्ट ऑफ अपील डिसीजन। कोर्ट ऑफ अपील ने इस केस के अंदर पहली दफ़ा कंसिडर किया है जो नए रूल्स आए हैं आर्टिकल 8 के बारे में, जो नए इमिग्रेशन एक्ट 2014 के अंदर जो प्रोविजंस डाली गई हैं, जो ह्यूमन राइट्स की प्रोविजंस डाली गई हैं, उन सबको कंसिडर किया है। इसके अंदर कोर्ट ऑफ अपील ने इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स को भी कंसिडर किया है। इसके अंदर कोर्ट ऑफ अपील ने जिस तरह से हम आर्टिकल 8 को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिस तरह से होम ऑफिस उसको इस्तेमाल करना चाहता है, उन सब चीज़ों के ऊपर एक अच्छी तरह से नज़र डाली गई है। जो इस केस के अंदर अपेलेंट था YM, उसको तो फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो अपने फैक्ट्स के ऊपर उसका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन जो गाइडेंस इस तरह के केस के अंदर आती है उसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। वो फ़ायदा किस तरह से हो सकता है वो मैं अब आपके साथ आज थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं इमिग्रेशन एक्ट 2014 के बारे में भी कुछ आपको बताऊँ। जो YM युगांडा के अंदर पॉइंट था वो सारे का सारा ये था कि क्या इस बंदे के अपनी टाइज़ इस कंट्री के साथ या अपनी कंट्री के साथ ख़त्म हो चुके हैं कि नहीं। अब उसके अंदर जो अपर ट्राइब्यूनल का डिसीजन था जिसके खिलाफ अपील में कोर्ट ऑफ अपील में गए थे, अपर ट्राइब्यूनल के डिसीजन के अंदर कोर्ट ने ये फैसला किया था कि YM की जो पेरेंट्स हैं या उसकी मदर है, मेरे ख्याल है, उसकी टाइज़ अपनी कंट्री के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बाय इन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि इसका मतलब इसके भी टाइज़ अपनी कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग होंगे। अब जब आप देखें कि आजकल किस किस्म के होम ऑफिस के रिफ्यूज़ल लेटर्स आते हैं, मैं अक्सर बात करता रहता हूँ यहाँ पे कि होम ऑफिस किस तरह के एक वो ज़्यादती वाले रिफ्यूज़ल लेटर्स बनाते हैं, जहाँ पे एक बच्चा है जिसको यहाँ पे 7-8 साल हो गए, 9 साल हो गए, 9.5 साल हो गए, और उसको कहा जाता है कि नहीं, तुम अपने पेरेंट्स के साथ जाओगे तो तुम अपनी कंट्री में जाके बड़े आराम से रह सकते हो, वहाँ पे कोई मसला नहीं, क्योंकि कल्चर वही है। अब उसके अंदर कई ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी कंट्री में कभी गए भी नहीं होते, लेकिन उनके ऊपर ये एक असम्पशन डाल दी जाती है कि क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ है और उनके पेरेंट्स इतने साल अपनी कंट्री में गुजारे थे, सो देयरफॉर इनके अपने टाइज भी उस कंट्री के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे। अब ये वो जो पॉइंट है जो हम पैराग्राफ 276 ADE4 के अंदर बात करते हैं, जिसके अंदर ये चीज़ आती है कि आपको अभी यहाँ पे 20 साल नहीं हुए, आपके अपनी कंट्री अपने एज आपकी 25 साल से ऊपर है, और आपने जो अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है वो ऐसे गुजारी है कि आपकी टाइज़ अपनी कंट्री के साथ ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ तब आपको यहाँ पे स्टेटस मिल सकता है। अब इसके ऊपर ये 9 जुलाई 2012 को जब ये कानून का हिस्सा बनाया गया, तब से हम कोशिश कर रहे हैं आर्ग्यू करने की कि जो इंडिविजुअल केसेस होते हैं जिनके अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि एक बच्चा है जिसने 7 साल से ज़्यादा यहाँ पे गुजार ली है, या कोई 18 और 25 साल के दरमियान है जिसने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहाँ गुजार ली, या किसी ने 20 साल से ज़्यादा UK में गुजार ली। चौथी चीज़ ये आती है कि आपकी टाइज़ अपनी कंट्री के साथ ख़त्म हो गए, और हम इसके ऊपर बहुत देर से आर्ग्यू करते आ रहे हैं, लेकिन होम ऑफिस की पोजीशन इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग रही है। उन्होंने ये अपनी एक पोजीशन मेंटेन की है कि नहीं जी, अगर आपका कोई भी ताल्लुक अपनी कंट्री के साथ रहा है, अगर आप ज़बान बोलते हैं, अगर आपकी नेशनलिटी वही है, तो इसका मतलब आपके टाइज वहाँ पे बाकी हैं। YM युगांडा क्यों एक बहुत वेलकम केस है, वो इसलिए कि पहली दफ़ा कोर्ट ऑफ अपील ने नए कवानीन को देखते हुए ये फैसला किया है कि जब आप टाइज की बात करते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर की टाइज को नहीं देखना कि उसके पेरेंट्स क्या करते आए हैं, उसके भाई बहन क्या करते आए हैं, आपने उस इंडिविजुअल की टाइज को देखना है जिसकी आप बात कर रहे हैं। अगर एक बच्चे की हम बात करते हैं और वो बच्चा है यहाँ पे इतने साल से रह रहा है, और उसको ये कहा जाता है कि जी आपके अभी भी टाइज चल सकते हैं अपनी कंट्री में, जबकि वो कभी गया भी नहीं वहाँ पे, YM युगांडा कहता है कि वो फैसला गलत होगा कि उसको ये कहा जाए कि आप अभी भी वापस अपनी कंट्री में जा सकते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसको जब आप अपने केसेस के अंदर आर्ग्यू करना चाहते हैं, जब आप इसको आगे लेके जाना चाहते हैं और कोर्ट के अंदर आर्ग्यू करना चाहते हैं, तो कैसे जजेस इसको एक्सेप्ट करेंगे वो तो अब देखना है। लेकिन जो लेटेस्ट केस इस वक्त हमारे लिए अटेंशन मांगता है और जहाँ पे हमारे लिए पूरी अटेंशन जानी चाहिए, वो YM युगांडा है, जिसके अंदर इन पॉइंट्स को ख़ास तौर पे डिस्कस किया गया। इसके अंदर और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ऑब्वियसली कोर्ट ऑफ अपील की जजमेंट है, डिटेल जजमेंट होती है, लेकिन जो मोटी बात उसके अंदर आती है वो यही आती है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर आती है वो ये कि जी ये जो नई रेजीम आई है या ये जो नए रूल्स आए हैं,
कोर्ट ऑफ अपील ने कहा है कि अगर आप इस पॉइंट का फैसला कर रहे हैं कि क्या कोई एरर ऑफ लॉ किया गया है कि नहीं, तो फिर इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, यानी नए रूल्स की उस वक्त कोई रेलेवेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फैसला ये कर रहे हैं, आपने ये फैसला कर लिया कि हाँ एरर ऑफ लॉ हुआ है, और फिर आपने एक अपील को रीमेक करना है या उसको नए सिरे से सुनना है, तो फिर इन नए रूल्स की रेलेवेंस आती है बीच में। सो थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, लेकिन मोटी बात इसमें से ये निकलती है कि जो केसेस चलते आ रहे हैं जिनके ऊपर अभी फैसला हो चुका है और उसके ऊपर आप एरर ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो नए रूल्स की रेलेवेंस उसमें नहीं आती। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ आज, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है इमिग्रेशन एक्ट 2014। इमिग्रेशन एक्ट 2014 के बारे में हम काफ़ी देर से बातें करते आ रहे हैं, जब से इस कानून का हिस्सा बनाया गया है। जुलाई अगस्त से हम चलते आ रहे हैं इन चीज़ों में। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो 28 जुलाई से जिनका इतलाक़ हुआ, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको अगस्त के अंदर उनका इतलाक़ किया गया, और अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या आएगा। एक तो डेट जो चल रही थी, घूमती फिर रही थी लोगों के ज़बान पे, वो 28 अक्टूबर की डेट थी। 28 अक्टूबर क्यों? क्योंकि 28 अक्टूबर ट्रेडिशनली देखा जाए तो हर साल कोई ना कोई चेंजेस 28 अक्टूबर को आ जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो कमेंसमेंट ऑर्डर डाला है वो अभी पहले आ गया है। सो ऑलरेडी कमेंसमेंट ऑर्डर आ गया है। इमिग्रेशन एक्ट 2014 काफ़ी अजीब मखलूक है, काफ़ी अजीब किस्म की चीज़ है। क्यों अजीब है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि इसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है, अगर हम सोचते हैं कि अपेंडिक्स FM के अंदर और जो नए रूल्स बनाए गए थे 9 जुलाई 2012 के, अगर उसके अंदर हम समझते हैं कि जी लैंग्वेज मुश्किल थी या उसके अंदर उन्होंने जिस तरह से उसकी ड्राफ्टिंग की हुई है वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो ये तो उससे भी आगे एक और शाहकार है। इसके अंदर और ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, इसके अंदर और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। अगर आप उसको पढ़ने बैठें तो 2 सरदर्द की गोलियां खाए बगैर उठेंगे नहीं वहाँ से, क्योंकि इतना उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की, लेकिन फिर भी उसको बनाया गया है। ख़ास तौर पे अगर आप इसमें देखें जो प्रोविजंस उन्होंने डाली हैं, जो आपके रिव्यूज़ के लिए डाली हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यूज़ के लिए, वो कहते हैं कि जी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन अगर रिफ्यूज़ की जाती है तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू दे दिया जाए। या जो नई अपील्स की बात कर रहा हूँ, नई अपील्स आपको याद होगा मैंने पहले भी जिक्र किया था, उसमें कहा गया है कि नई अपील्स जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों में होंगी। एक, जब आप प्रोटेक्शन बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, एंड 2, जब आप ह्यूमन राइट्स बेस्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं बाकी हर तरह की चीज़ के अंदर अगर आपकी लीव टू रिमेन रिफ्यूज़ की जाती है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का हक होगा, जिसमें जिस तरह एंट्री क्लियरेंस मैटर्स में होता है उस तरह की चीज़ चलेगी। आपको 28 दिन का टाइम दिया जाता है कि 28 दिन के अंदर आप रिव्यू के लिए दरख्वास्त डाल सकते हैं, और उसके 28 दिन के अंदर आपको फैसला मिल जाना चाहिए। अब मसला क्या है यहाँ पे कि जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए दरख्वास्त डाली तो उसके ऊपर फैसला कौन करेगा? जज तो फिर भी नहीं बैठ रहा उसके ऊपर फैसला फिर भी कोई होम ऑफिस का ऑफिशियल ही करेगा। अब होम ऑफिस का ऑफिशियल उसके ऊपर जो भी फैसला करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के ऊपर, अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते और आप उसके खिलाफ चैलेंज करना चाहते हैं उसको, तो आपको फिर जुडिशियल रिव्यू में जाना पड़ेगा। सो जो जोर बन रहा है वो सारे का सारा घूमता फिरता फिर जुडिशियल रिव्यू के ऊपर जा रहा है कि हर चीज़ के अंदर जहां आपको होम ऑफिस से इख्तलाफ है आपको जुडिशियल रिव्यू के अंदर ही जाना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ जो प्रेशर जुडिशियल रिव्यू की तरफ से आ रहा है वो क्या हो रहा है कि कोर्ट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जुडिशियल रिव्यू के अंदर जब तक आपके बहुत स्ट्रॉन्ग मेरिट्स नहीं हैं आप जुडिशियल रिव्यू में मत जाइए। बिकॉज अगर आप जाएंगे तो वहां पे अगर आपके वकील ने आपके लिए जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन की जबकि उसको नजर आना चाहिए था कि इसके अंदर जान नहीं है, तो हम वकील को वो एक नेम एंड शेम प्रोसेस के थ्रू उसको जलील ख्वार करेंगे। यानी जज की तरफ से वकील को बुलाया जाएगा ये कहने के लिए कि तुमने ये जो एप्लीकेशन की ये गलत की। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, एक एप्लीकेशन में, अभी तक शुक्र है एक में ही हुआ, एक एप्लीकेशन में मुझे जज की तरफ से लेटर आया कि आपने जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन की, मैंने एप्लीकेशन को रिफ्यूज कर दिया है और मेरे मुताबिक इसमें कोई जान नहीं थी, लेकिन आपने एक अननेसेसरी एप्लीकेशन की है, इसलिए आप कोर्ट में हाजिर हों, ये हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं, आप कोर्ट में हाजिर हों और अपनी सफाई पेश करें कि आपने इस बंदे को डिफेंड करने की कोशिश क्यों की। अब ये एक वकील की जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उसके अंदर एक बड़ी हलचल पैदा करने वाली बात है। क्यों? मेरे पास एक क्लाइंट आता है, अगर मैं उसका केस देख के उसे कह दूं नहीं जी नहीं आपको कुछ नहीं हो सकता, आप चले जाएं यहां से, फिर क्या होगा? उस बेचारे का काम भी नहीं हुआ, उसको सही रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिली। लेकिन अगर मुझे नजर आता है कि हाँ उसमें एक आर्ग्यूबल पॉइंट है
चाहे मैं कहूं कि हाँ ये ऐसा पॉइंट नहीं है कि मैं कहूं कि 100% जीता जा सकता है, लेकिन एक आर्ग्यूबल पॉइंट है। आर्ग्यूबल पॉइंट होने का मतलब क्या होता है कि आप कोर्ट में जाते हैं या आप पेपर्स पे आर्ग्यू करते हैं उस चीज़ को, और एक पॉइंट है जो कि होम ऑफिस नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन आप समझते हैं कि शायद कोई जज एक्सेप्ट करेगा उसको, इसलिए आप उसके ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं। चलो मे बी 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको वो रिफ्यूज़ल ही मिलेगा, लेकिन 2 और 3 टाइम्स आउट ऑफ 10 आपको वहाँ पे एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, और उस उम्मीद के ऊपर आप अपने क्लाइंट को डिफेंड करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। अब मैं इस चीज़ के लिए तैयार था कि हमने जाना है कोर्ट में और मैंने जाके वहाँ पे अपने आप को डिफेंड करना है कि मैंने ये एप्लीकेशन क्यों की अपने क्लाइंट के लिए। उसकी रिमूवल डायरेक्शंस थी 2 दिन के बाद, लेकिन उसकी वाइफ यहाँ पे थी, उसके बच्चे यहाँ पे थे, और मैं समझता था कि ह्यूमन राइट्स के अंदर उसका केस बनता है। अब ठीक है, जज ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया और जज ने कोई और बात उसके ऊपर कह दी, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई एक ऐसा फैक्ट भी निकल आया जो मेरे क्लाइंट ने मुझे नहीं बताया हुआ था अपनी कन्विक्शन के बारे में, लेकिन फिर भी मेरा काम बनता था उसको आर्ग्यू करना और उसको चैलेंज करना, जो मैंने किया। अब उसके बाद अगर जज मुझे कहते हैं कि नहीं आपने सो गलत चैलेंज किया और इसलिए हम आपको अब एक तरह की सज़ा देंगे उसके ऊपर, तो मेरा ख्याल है वो गलत बात है। वो तो शुक्र है खुदा की करनी ऐसी हुई कि एक और सीनियर जज ने हमारी हियरिंग से पहले उस चीज़ को देखा और उसने कहा कि नहीं, ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वकील को बुला के कुछ सज़ा मिलनी चाहिए, बिकॉज उसने अपनी ड्यूटी पूरी की है, उसने अपने क्लाइंट को डिफेंड करने की कोशिश की है। सो नो कॉस्ट्स, नो नथिंग, सारा कुछ ख़त्म। सो मैं जो जिस वजह से इस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, वो इसलिए कर रहा हूँ कि आपके ऊपर जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का ही सिर्फ मौका रह जाएगा और आप उसके खिलाफ कहीं और चैलेंज नहीं कर सकते सिवाय जुडिशियल रिव्यू के, तो जब आप जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जजेस की तरफ से इस दफ़ा बहुत वार्निंग्स दी जा चुकी हैं, प्रैक्टिस डायरेक्शंस आ चुकी हैं जो ये कहती हैं कि अननेसेसरी और फ्रिवलस किस्म के जुडिशियल रिव्यूज़ के ऊपर आपको सज़ा मिलनी चाहिए। अननेसेसरी और फ्रिवलस का मतलब क्या बनता है? फ्रिवलस का मतलब सिर्फ ये होता है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं बनती, या जो आप सिर्फ एक कार्रवाई डालने के लिए एक चीज़ करते हैं। कई होता है, कई वकील करते हैं, जिस तरह हम देखते आते थे पहले कि रिमूव डायरेक्शंस आ गई, केस में कोई जान नहीं है, ना उसमें प्रॉपर फैक्ट्स डाले गए, ना उसमें प्रॉपर ग्राउंड्स डाले गए, सिर्फ एक जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन डाल दी गई, क्योंकि उसका जो एक वो CO नंबर मिलेगा आपको, उसके ऊपर आप जाके रिमूवल डायरेक्शंस कैंसिल करा सकते हैं। और कई वकील ऐसा कर रहे थे जब तक ये धमकियां कोर्ट्स की तरफ से नहीं लगाई गई, और फिर जाके उस प्रैक्टिस को रोका गया। अब इन्होंने क्या किया है, इमिग्रेशन एक्ट 2014 के बहुत सारे हिस्से बना दिए। वो हिस्से बनाने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम इसको इन पार्ट्स इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। सो डिफरेंट कमेंसमेंट ऑर्डर्स आते हैं जिसमें वो डिफरेंट चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। अभी जो लेटेस्ट चीज़ आई है, जो आज मैं पढ़ रहा था, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का कमेंसमेंट ऑर्डर आया है, वो किसको अफेक्ट करेगा? वो स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा, स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ को अफेक्ट करेगा, प्लस उन क्रिमिनल्स को अफेक्ट करेगा जिनके ऊपर डिपोटेशन ऑर्डर्स होंगे। अब वो डिपोटेशन, ये सारे वो रिमूवल्स के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जो डिपोटेशन ऑर्डर्स जिन क्रिमिनल्स के खिलाफ होंगे, उनकी फैमिलीज जो इंक्लूडेड हैं, ये उनके खिलाफ भी जाएगा। आपको शायद याद होगा, मैंने एक प्रीवियस प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जो नए रूल्स आए हैं, ये नया एक्ट आया है, उसके अंदर इमिग्रेशन रिमूवल की बहुत नई पावर्स डाल दी गई हैं। एक वन स्टॉप पावर भी डाल दी गई है, जहां पे ये कहा गया है कि आपको दोबारा से वार्निंग देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका केस रिफ्यूज़ कर दिया गया और आपको बता दिया गया कि जी अब आपका यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं है, आपको यहाँ से निकाला जा सकता है, तो उसके बाद उनको आपको कोई और नोटिस सर्व करने की ज़रूरत नहीं, वो नेक्स्ट टाइम आपको सीधा निकाल सकते हैं। ये चीज़ अभी इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, लेकिन इसको किया जा रहा है। तीसरी चीज़, जो एक NHS की चार्जेबल जो चार्जेस की बात आ रही है, उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बहुत जल्दी, जिसके अंदर ये बात है कि अगर आप यहाँ पे हैं और आपके पास इंडेफिनिट लीव नहीं है, या आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं है, आप किसी वर्क परमिट पे हैं, या आप किसी इन्वेस्टर वीज़ा पे हैं, या आप किसी एंटरप्रेन्योर वीज़ा पे हैं, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप NHS की तरफ अपनी एक पेमेंट पे कर रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह आपको हर साल अपनी एक्सटेंशन के लिए एक फ़ीस देनी पड़ती है, उसी तरह से आपको NHS के लिए भी एक फ़ीस देनी पड़ेगी। अब वो फ़ीस कितनी है? 100-150 होगी, या 200-250 होगी, या 300-350 होगी, जो भी फ़ीस बनाई जाएगी NHS में आपकी कंट्रीब्यूशन की, वो भी अब आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बगैर आपकी एप्लीकेशंस को वो सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ये भी एक नई चीज़ आ रही है। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें ऑलरेडी इन इफेक्ट आ चुकी हैं या आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे वो आएंगी उनका मैं जिक्र करता रहूँगा। लेकिन एक चीज़ ख़ास तौर पे लोग काफ़ी पूछते हैं मेरे से,
क्योंकि मैंने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया था, वो था कि लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है अगर उन्होंने किसी इलीगल को अपने पास रखा हुआ है। अभी जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन चलती है, इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है सिर्फ बर्मिंघम के लिए, बर्मिंघम के कुछ खास इलाकों के लिए, जहां पे कहा जा रहा है कि जी बर्मिंघम के अंदर, इन खास इलाकों के अंदर अगर आप लैंडलॉर्ड हैं और अगर आपने किसी को वहां पे रहने की इजाज़त दी जिसके पास प्रॉपर स्टेटस नहीं है, तो आपको उसके ऊपर फाइन किया जा सकता है। अभी मैं एक कोर्स पे गया हुआ था पिछले हफ्ते, जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम नहीं कर सका था लास्ट मंडे। उस कोर्स के अंदर हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे, और ये सारे जो डिफरेंट कमेंसमेंट ऑर्डर्स आ रहे हैं और जो नई चीज़ें आ रही हैं इमिग्रेशन एक्ट 2014 के बारे में, एक चीज़ जो मुझे समझ आई कोर्स के बाद, वो क्या थी, वो मोटी बात आपको समझ आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि इस वक्त गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है। ट्रेडिशनली होम ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ना है या उनको निकालना है या उनको स्टेटस देना है या उनका स्टेटस लेना है, जो कुछ भी करना है। अब जो चीज़ लाई जा रही है वो ये है कि होम ऑफिस ने बहुत सारे और डिपार्टमेंट्स को अपने साथ मिला लिया है। अब क्या हो रहा है, NHS को इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी अगर आप जानते हैं कि ये बंदा स्टेटस के साथ नहीं रह रहा यूके में, तो आप हमें बताइए। DVLA को इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर ड्राइवर्स लाइसेंस आपका बना हुआ है और DVLA को पता चलता है कि आपके पास स्टेटस नहीं, तो वो होम ऑफिस को बताएं। बैंकों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपने कोई नया अकाउंट खोला जिस बंदे का यहाँ पे स्टेटस नहीं, तो आपको उसके ऊपर फाइन किया जाएगा, आपको सजा दी जाएगी, तो आप हमें उस बारे में बताइए। रजिस्ट्रार्स को इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके पास आप शादी करने के लिए जाते हैं। अभी तक क्या हो रहा था ट्रेडिशनली, अब ये भी बहुत सारे सवाल इसके ऊपर आते हैं। लोग पूछते हैं आके कि जी मैं शादी करने जाना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कि वहाँ पे होम ऑफिस वाले आके पकड़ लेंगे। अब आप ये देखिए कि होम ऑफिस वालों को पहले से नहीं पता होता कि कौन शादी करने के लिए आ रहा है, कौन नोटिस देने के लिए आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। होम ऑफिस को सिर्फ तब पता चलता है जब रजिस्ट्रार की तरफ से उनको रिपोर्ट की जाती है। रजिस्ट्रार कब रिपोर्ट करता है, जब उसको ये महसूस होता है कि कोई शादी जो हो रही है उसके सामने, या जो एक कपल उसके सामने आया है, वो जेन्युइनली रिलेशनशिप में नहीं है। एक बंदा जाता है, उसके साथ उसकी यूरोपियन गर्लफ्रेंड है या यूरोपियन फियांसी है। अब वो दोनों जाके रजिस्ट्रार के सामने बैठते हैं। अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि नहीं, इनकी कोई बॉडी लैंग्वेज आपस में मिलती नहीं है, इनकी लैंग्वेज कैपेबिलिटी ऐसी नहीं है कि लड़की इंग्लिश नहीं बोलती या लड़का इंग्लिश नहीं बोलता, या दोनों एक दूसरे की ज़बान समझ नहीं सकते, शायद कुछ गड़बड़ है, या बिल्कुल दोनों कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड लग रहे हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ खास जानते नहीं, तब वो आपको रिपोर्ट करेगा होम ऑफिस को। मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक साउथ हॉल में क्लाइंट आए थे। अब उनका क्या था, वो जेन्युइनली उन्होंने रिलीजियस मैरिज की हुई है, गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने शादी की। अब कितने सालों से इकट्ठे रहे, 4 साल में या 5 साल उनको हो गए इकट्ठे रहते हुए। उनके 2 बच्चे भी हैं साथ। अब वो रजिस्ट्रेशन करने जाना चाहते हैं। अब उनको डर ये लग रहा है कि हम जाएंगे तो हमें पकड़ लिया जाएगा। उनको मैंने ये कहा था कि आपको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं कि आपको पकड़ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप जाके बैठते हो रजिस्ट्रार के सामने, रजिस्ट्रार को फ़ौरन आपके बच्चों को देख के, आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के, आप दोनों को इकट्ठे देख के फ़ौरन नज़र आ जाएगा कि एक जेन्युइन मैरिज है, एक जेन्युइन रिलेशनशिप है। इसलिए वो आपकी शिकायत नहीं करेगा। जब आपकी कोई शिकायत नहीं होगी तो आपके एक्स्ट्रा बाराती नहीं आएंगे जब आप शादी करने के लिए जाएंगे। ये चीज़ अगर सबको समझ आ जाए तो आपको पता होगा कि वहाँ पे फजूल डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपका कोई इमिग्रेशन स्टेटस नहीं है तो अपनी कोई ना कोई एप्लीकेशन ज़रूर डाल दीजिए। ये मैंने हमेशा कहा है, चाहे आप शादी करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे, खाली बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप 10 साल बैठे रहें, 14 साल बैठे रहें, 16 साल बैठे रहें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जब भी एप्लीकेशन करेंगे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं। अब आपने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, आपने कोई एविडेंस इकट्ठा नहीं किया, आपने कोई ऐसी चीज़ जमा नहीं की जिसको देख के नज़र आए कि आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं, तो किस तरह आप प्रूव करेंगे होम ऑफिस को कि आप इतने साल से हैं। और अगर आप सिर्फ टाइम की बेस पे जाना चाहते हैं, टाइम तो उन्होंने अब 20 साल कर दिया। 20 साल का मतलब ये हुआ कि अनलेस आपने 20 साल यहाँ पे गुजारे हैं, आपको स्टेटस नहीं मिलेगा। वो तो कोई बात नहीं हुई ना। इसलिए अगर आपकी कोई एप्लीकेशन डली हुई है, एक दफ़ा रिफ्यूज़ हुई, कोई बात नहीं, आपने कुछ और डाला, वो रिफ्यूज़ हुआ, कोई बात नहीं, आपने कुछ और डाला, या तो आप वापस चले जाइए अपनी कंट्री में क्योंकि आपका कोई स्टेटस नहीं है। लेकिन अगर आप वापस नहीं जाते अपनी कंट्री में तो कोई ना कोई एप्लीकेशन डाले बगैर यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके पास कोई स्टेटस नहीं तो कोई ना कोई अपनी एप्लीकेशन ज़रूर डाल के चलिए। मेरा ख्याल है अब हम फ़ोन कॉल की तरफ चलते हैं। मेरी काफ़ी बातें हो गई, हमेशा की तरह फिर भूल जाता हूँ कि मैं तो बातें करता रहूँगा तो चलता ही रहेगा। पहले फ़ोन कॉल लेते हैं जी। हेलो। हेलो जी
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जो 7 ईयर्स के बारे में है, हाँ और जो कि 16 अक्टूबर को कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन आया है कि 7 ईयर्स पे इंडेफिनिट मिलना चाहिए, ये एक बात क्या सच है? हाँ एंड मेरा केस का ब्रीफ भी समझिए कि 2 साल पहले 7 ईयर्स के बेस पे केस लगाया था, हाँ और मैं पिछले 4 सालों से हम हस्बैंड और वाइफ साइन कर रहे हैं, हाँ और जो कि रिफ्यूज हो गया। उसके बाद फिर जुडिशल रिव्यू में गया, फिर जुडिशल में सोलिसिटर वाले काफी टाइम तक 15 डेज 21 डेज मांगते रहे। हाँ। उसके बाद इन्होंने हमें कंसर्न लेटर साइन करा के 3 महीने के बाद वन स्टॉप अपील का हक दे के हमारा केस दोबारा रिफ्यूज कर दिया। ठीक, अपील का राइट मिला? हाँ जी, अपील का वन स्टॉप नोटिस पर अपील का राइट मिला सर। ठीक है। उसके बाद हमारी हियरिंग जनवरी में है, 8 जनवरी को। हाँ। तो आपको ये बताइए, वर्स्ट केस सिनारियो बताइए कि अगर फर्स्ट ट्राइब्यूनल में भी हमारा फेवरेबल पिटीशन नहीं होता है जी, तो फिर आगे अपर ट्राइब्यूनल में क्या रास्ता है आगे का उसके अलावा? ओके, चल मैं बताता हूँ आपको। आपके साथ बच्चे कितने हैं? एक बच्चा है। और क्या एज है? और उसकी एज 9 ईयर्स है। 9 ईयर्स। सारे 9 ईयर्स यही गुजारे हैं? हाँ जी, ही वॉज बोर्न इन यूके। बोर्न इन द यूके। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। आपका पहला सवाल कि जी 16 अक्टूबर को कोई केस आया है जो कहता है कि 7 साल पे इंडेफिनिट लीव मिल जाएगी। मेरा ख्याल है आप शायद YM युगांडा की ही बात कर रहे होंगे। उसमें ये तो मुझे अभी तक नज़र नहीं आया, शायद मैं दोबारा पढ़ूँ तो शायद कोई ऐसी चीज़ समझ आ जाए उसमें से, लेकिन मुझे अभी तक ऐसी कोई चीज़ उसमें नज़र नहीं आई जो ये कहती है कि जी 7 साल हुए तो इंडेफिनिट लीव दे दो। नहीं, ऐसा मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन आई विल हैव अनदर लुक एट इट। अगर ऐसा कुछ होता तो मेरा ख्याल है इसका कुछ बहुत ज़्यादा शोर और मचा होता। इतनी सी बात नहीं है, इतना क्लियर नहीं है, इतना सिंपल नहीं है कि 7 साल हुए तो इंडेफिनिट दे दो, ऐसी बात नहीं है। जो मैंने आपको बताया, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में आज जिक्र किया कि जी जो टाइज़ की बात है, अब आप उस बच्चे की टाइज़ देखें जो आपका बच्चा यहाँ पैदा हुआ, उसने 9 साल यहाँ पे गुजारे। अब आपको कह दिया जाए कि जी आप उठ के इंडिया या पाकिस्तान वापस चले जाएं और वहाँ जाके इस बच्चे को भी ज़िंदगी शुरू कराएं, वो बच्चा क्या जानता है वहाँ के बारे में? ठीक है, उसने अपने माँ बाप को देखा, हो सकता है आप लोग घर में उर्दू बोलते हो या हिंदी बोलते हो या पंजाबी बोलते हो, जो कुछ भी है, बट उसने उस कल्चर को तो नहीं देखा, वो उस कल्चर में रह तो नहीं रहा, वो उस जगह पे कुछ जानता तो नहीं है, उसकी अपनी कोई टाइज तो नहीं है, उसकी अपनी कोई स्कूलिंग वहाँ पे नहीं हुई, उसके अपने कोई फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं हैं, उसके अपने कोई सोशल स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा ख्याल है आपके केस को अगर सही तरह से आर्ग्यू किया जाए तो आपके केस में बहुत जान बननी चाहिए, खास तौर पे ये YM युगांडा के बाद, क्योंकि आपका केस अभी 8 जनवरी को सुना जाना है। आपकी हियरिंग में अभी टाइम है, अपनी तैयारी करें, अपना एविडेंस इकट्ठा करें। अपने एविडेंस का मतलब क्या है? आप दोनों मियाँ बीवी जितना मर्जी वो लड़ते रहो कि जी हमें स्टेटस दो, यहाँ पे आपको भी स्टेटस नहीं देंगे, लेकिन आपके बच्चे को अगर स्टेटस मिलता है तो उसमें आपको भी स्टेटस मिल सकता है। ओके, बच्चे की आपकी सारी तैयारी होगी। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट आपका सारे का सारा बच्चे की लाइफ का चलता है कि उसने 9 साल यहाँ पे गुजारे, पैदा यहाँ पर हुआ, कभी वापस नहीं गया, उसने अपनी कंट्री को देखा नहीं, अपनी कंट्री के बारे में कुछ जानता नहीं, उसके लिए तो यही उसकी कंट्री है। जब यही उसकी कंट्री है तो आप उसको निकाल के कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरा बेटा अभी 5 साल का भी नहीं हुआ, लेकिन वो यहाँ के मुताबिक वो उसके जो बच्चे उसके साथ स्कूल में हैं, वो उनके साथ खेलता है, उनके साथ उठता बैठता है, उनके साथ ही चलता फिरता है, उनके साथ ही लैंग्वेज बोलता है। अब मैं उसे उर्दू में बात करता हूँ और वो इंग्लिश में जवाब देता है मुझे आगे से। ये एक आपस की बात होती है कि आप उसको किस तरह से लेके चलना चाहते हैं। शायद मेरी प्रेफरेंस ये है कि एक बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसके पास वो लैंग्वेज सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए जो उसने स्कूल में बोलनी है, ताकि उसकी एजुकेशन का कोई हर्ज ना हो। अपनी लैंग्वेज तो वो सीखेगा और अपने घर में सीखेगा ज़रूर, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये टाइज जो डेवलप किए जाते हैं ये सारे इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आपने जब उस बच्चे की डेवलपमेंट को देखना है तो जहाँ उसकी डेवलपमेंट हो रही है वहीं पे उसको रखोगे ना। अगर आप उसको कहीं और निकाल देते हो तो वो ज़्यादती होगी। सो मेरा मशवरा आपको यही होगा कि अपना एविडेंस बहुत बहुत अच्छी तरह से कलेक्ट करो। एक तो बंडल आपने पहले भेजना होता है होम ऑफिस को भी और कोर्ट को भी, जो कि कहा जाता है कि जैसे आपको हियरिंग डेट आती है उसके 3 वीक्स के अंदर आपने बंडल्स भेजने हैं। उसके बाद जब आपकी हियरिंग आने वाली है उससे कुछ देर पहले भी एक और सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है आपके वकील को, लेकिन मेरा ख्याल है दैट इज़ वेल वर्थ इट। अगर आप वो चीज़ भी कर लेते हैं तो आपका बंडल शुरू में भी चला गया और कोर्ट से हियरिंग से नज़दीक तरीन जो टाइम आ रहा है उसके अंदर भी आप एविडेंस दे सकते हैं, तो वो ज़रूर लगाइएगा। अगर आपकी अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है यानी डिसमिस कर दिया जाता है तो आप आगे लीव टू अपील की दरख्वास्त डाल सकते हैं। अभी जिस तरह का केस लो अब चल रहा है, खासतौर पर YM युगांडा जो आया है, अगर आपको रिफ्यूज़ किया जाता है तो आप उसको डेफिनेटली ज़रूर यूज़ कीजिएगा।
ओके मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ अभी कहना नहीं चाहता, बिकॉज अभी आपकी हियरिंग भी नहीं हुई। जब आपकी हियरिंग हो जाती है, पहली बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, हियरिंग पे किसी सही बंदे के बच्चे को लेके जाना साथ। ओके ये ना करना कि जी बस किसी ने किसी को कहा, वो अंकल के मामू के फुप्पी के बेटे ने कुछ कहा था कि जी फलाना बंदा बड़ा अच्छा है, उसको ले जाओ। खुद देखो, खुद डिसाइड करो, खुद अंडरस्टैंड करो कि बंदा ठीक है, फिर उसको कोर्ट में भेजो आप वहाँ पे। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन अभी एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मैं वादा करता हूँ मैं कम बोलूँगा और क्वेश्चन ज़्यादा लूँगा। बात करते हैं अभी ब्रेक के